टू द चैनल BED करिकुलम। आज बात करेंगे ऑप्शनल पेपर वैल्यू एंड पीस एजुकेशन के बारे में। तो मूल्य और शांति शिक्षा के बारे में आज बात करेंगे, इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहले मूल शिक्षा को जान लेते हैं। तो मूल्य का सबसे पहले अर्थ जानेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। शाब्दिक रूप में अगर हम देखें तो मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहा जाता है और वैल्यू जो है वो लैटिन भाषा के शब्द वैल्यूयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में एबिलिटी, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस। किसी चीज़ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है या इसके लिए क्या एबिलिटी है। और हिंदी में इसका अर्थ होता है योग्यता। मूल्य का हिंदी में अर्थ बताया गया है कि कितनी किसी चीज़ की योग्यता है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसका महत्व क्या है। तो ये सारे मूल्य के शाब्दिक अर्थ हैं हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से। इस तरह से इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व, उसका सम्मान और उसका उपयोग समझा जाता है, उसे हम मूल्य कहते हैं। मूल्य से आशय वह वस्तु या उन बातों से होता है जिनमें व्यक्ति रुचि लेता है। तो मूल्य वो वस्तुएं होती हैं या बातें होती हैं जिनमें व्यक्ति अपनी रुचि को दिखाता है। मूल्य की चर्चा विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। जैसे कि सुखवादी विचारक जो थे, उनका कहना था कि मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करता है। तो सुखवादी विचारक ने बताया है कि मूल्य ही मनुष्य की इच्छा को तृप्त करता है, जबकि विकासवादी विचारकों का मानना था कि मूल्य वह है जो जीवनवर्धक होता है। तो उन्होंने मूल्य को जीवनवर्धक बताया है, जबकि पूर्णतावादी विचारकों का मानना है कि मूल्य वह है जिससे आत्मलाभ होता है। तो जिससे हमारी आत्मा को लाभ हो उसे मूल्य बताया गया है पूर्णतावादी विचारकों के द्वारा। इस तरह से विभिन्न विचारकों ने मूल्यों के संबंध में अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें पहली श्रेणी थी दार्शनिक विचारधारा के जो शास्त्री थे वो इसमें आए। फिर दूसरी श्रेणी थी मनोवैज्ञानिक विचारधारा, तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के थे वो आए। फिर समाजशास्त्री विचारधारा तीसरे नंबर पे थी। तो एक एक करके सबको समझेंगे। दार्शनिक विचारधारा, इसमें जो है दर्शन शास्त्र मूल्य के संबंध में यह धारणा रखी जाती है कि मूल्य एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व होता है। मूल्य को एक तरह से शुद्ध और सूक्ष्म तत्व बताया गया है। इसके अंतर्गत हम मूल्य की 3 परिभाषाओं को जानते हैं, जिसमें पहली परिभाषा आती है वैयक्तिक परिभाषा के अंतर्गत, दूसरी परिभाषा आती है वस्तुनिष्ठ परिभाषा के अंतर्गत। तो इस तरह से दार्शनिक विचारधारा की परिभाषाओं को 3 तरह से विभाजित किया गया था: वैयक्तिक परिभाषाएं, वस्तुनिष्ठ परिभाषाएं और तार्किक परिभाषाएं। अब सेकंड पार्ट था मनोवैज्ञानिक विचारधारा का। तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा में मार्फी और न्यूकॉम्ब ने मूल्य का अर्थ बताया है कि लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होना ही मूल्य का अर्थ होता है। और वहीं पर जॉन्स ने भी बताया है कि मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट कर सकती है और जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो जॉन्स के अनुसार मूल्य वह प्रेरणा बताई गई है जिससे व्यक्ति अपने प्रयासों को संतुष्ट करता है और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। एच मार्गेनो ने अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्य को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला भाग था वास्तविक मूल्य और दूसरा भाग था आदर्शात्मक मूल्य का। फिर तीसरी विचारधारा थी समाजशास्त्रीय विचारधारा, जिसमें समाजशास्त्रीय विचारधारा मूल्यों, सामाजिक विचारों, मान्यताओं, परंपराओं और विश्वासों पर आधारित मानी जाती थी। और इस संबंध में नल्ली का विचार था
कि जीवन के लक्ष्यों तथा जीवन प्रक्रिया के प्रति मूल्य प्राथमिकता रखते हैं तथा बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखते हैं। तो जो मूल्य होते हैं वो जीवन के लक्ष्यों में और जीवन प्रक्रिया में प्राथमिकता रखते हैं, ना कि किसी एक विशिष्ट कार्य में। मूल्यों का वर्गीकरण अब जान लेते हैं। तो मूल्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसमें ऑलपोर्ट और वर्नर ने मूल्य को 6 श्रेणी में विभाजित किया है। पहली श्रेणी थी सैद्धांतिक मूल्य, दूसरी श्रेणी थी आर्थिक मूल्य, तीसरी श्रेणी थी सामाजिक मूल्य, चौथी श्रेणी थी राजनैतिक मूल्य और पांचवी श्रेणी थी इसमें सौंदर्यात्मक मूल्य और छठी श्रेणी थी धार्मिक मूल्य। तो इस तरह से ऑलपोर्ट और वर्नर ने मूल्यों को विभाजित किया है, जिसमें कुछ सैद्धांतिक मूल्य बताए हैं, कुछ आर्थिक मूल्य बताए हैं, कुछ समाज से रिलेटेड मूल्य बताए हैं जिनको सामाजिक मूल्य कहा गया, फिर कुछ मूल्य राजनीति से रिलेटेड थे जिनको राजनैतिक मूल्य का नाम दिया गया, और कुछ जो है सौंदर्य से रिलेटेड थे जिनको सौंदर्यात्मक मूल्य कहा गया, और कुछ धर्म से रिलेटेड थे जिनको धार्मिक मूल्य का नाम दिया गया। फिर जे.ई. टर्नर ने मूल्यों को 2 श्रेणी में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने पहली श्रेणी बताई मूर्त मूल्य और दूसरी श्रेणी थी अमूर्त मूल्य। तो ऐसे मूल्य जिनको देख सकते थे उनको मूर्त मूल्य में रखा गया, और ऐसे मूल्य जिनकी सिर्फ कल्पना की जाती थी उनको अमूर्त मूल्य में रखा गया। अब देखते हैं कि बालकों को मूल्य शिक्षा देने के कौन कौन से साधन होते हैं। तो भूमिका निर्वहन शिक्षण साधन, मतलब कि रोल प्ले के थ्रू भी हम मूल्य की शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी विधि होती है, दूसरा साधन होता है मूल्य स्पष्टीकरण विधि। तो बच्चों के सामने मूल्य का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा साधन था न्यायिक समीक्षण शिक्षण। तो बच्चों के सामने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें न्यायिक समीक्षण के थ्रू शिक्षा की जाए, और अनुरूपीकरण, इसके द्वारा भी बालकों को मूल्य शिक्षा दी जा सकती है। फिर पांचवा साधन था इसमें मूल्य विश्लेषण शिक्षण विधि। तो मूल्य का विश्लेषण करने वाली शिक्षण विधियों का भी उपयोग किया जाता था। कहानी प्रस्तुतिकरण विधि का भी उपयोग किया जाता था मूल्य शिक्षा के लिए, और निरीक्षण विधि का भी उपयोग किया जाता था मूल्य शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे मूल्य शिक्षा समाप्त होती है। अब शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन की बात करेंगे। तो इसका प्रस्तावना देख लेते हैं कि हम पृथ्वी और आकाश को अपने अधिकार में किए हुए हैं और परमाणु तथा तारों के रहस्यों को समझने लगे हैं, फिर भी हम यह आकांक्षा में घिरे हुए हैं। इसी आकांक्षा ने विश्व को शांति शिक्षा के लिए मांग करने के लिए बाध्य कर दिया है। तो हम हर एक चीज़ को समझने लगे हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ जो है आशंकाओं से हम घिरे हुए हैं। तो इन्हीं आशंकाओं ने ही विश्व को शांति शिक्षा की मांग के लिए बाध्य किया है। इन्हीं आशंकाओं के कारण ही विश्व में शांति शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि हमारी आत्मा में विकार है, मतलब हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है। तो हमारे मस्तिष्क में कोई विकार नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा में विकार होता है। इसका यह अर्थ है कि शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा तीनों के स्वाभाविक सामंजस्य के निर्वाह से ही व्यक्ति और राष्ट्र सुखी हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति का शरीर, उसका मस्तिष्क और उसकी आत्मा तीनों का सामंजस्य स्थापित होगा, तभी व्यक्ति और उसका राष्ट्र सुखी हो सकता है। तो शांति की अवधारणा क्या रही है, क्या कॉन्सेप्ट रहा है पीस का? तो शांति शिक्षा को 1980 के प्रारंभ में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया था, और प्रायः शांति शिक्षा के 3 रूप बताए गए इसमें। तो पहला रूप था कि शांति के विषय में शिक्षा, एजुकेशन अबाउट पीस। तो इस दृष्टिकोण में शांति शिक्षा जो है युद्ध की समालोचना थी और इसके दृष्टिकोण का प्रतिपादन मृतक
ओकामोटो ने किया था। फिर दूसरी अवधारणा थी कि शांति के लिए शिक्षा, तो पीस फॉर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें यह एक सकारात्मक अवधारणा थी और इसके द्वारा ही व्यक्ति में अहिंसा की आधारशिला का निर्माण किया गया। इसका यह भी अर्थ हुआ कि इस तथ्य पर ही अवलंबित है जब युद्धों को मानव मस्तिष्क में जन्म दिया गया था और तब उनमें जो है शांति की दीवारों को क्यों नहीं निर्मित किया जाना चाहिए। तो इसलिए शांति के लिए शिक्षा का उपयोग किया गया और ये जो थी एक सकारात्मक अवधारणा थी। फिर सकारात्मक शांति की बात की गई, पॉजिटिव पीस की बात की गई। इसका अभिप्राय यह होता है कि अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति जो होती है वो समाज जिसमें हिंसा हो रही है, शोषण हो रहा है, असमानता है आदि ना हो, तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए सकारात्मक शांति की अवधारणा लाई गई। अब शांति शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं। तो शांति शिक्षा वह विज्ञान होती है जो मानव को मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज की यथार्थवादी प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करती है। तो शांति शिक्षा एक तरह से विज्ञान है जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं का, समाज की यथार्थ प्रकृति का तथा उसके स्वरूप का अध्ययन करती है, जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इसमें। यह शिक्षा तथा विज्ञान लोगों को मानव अधिकारों के विषय में जागरूक बनाता है। तो ये जो है शिक्षा या विज्ञान के क्षेत्र में मानव के अधिकारों को जागरूक करता है तथा शांति शिक्षा वह शिक्षा मानी जाती है जो अशोषित, अहिंसक और न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। तो शांति शिक्षा के द्वारा ही अशोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर मर्सी अब्राहम ने बताया है कि शांति शिक्षा शांतिप्रिय लोगों के लिए एक शिक्षा है जो इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के लिए योग्य होंगे। अतः विशेषात्मक भावात्मक शिक्षा है। तो शांति शिक्षा को एक तरह से भावात्मक शिक्षा माना गया है। यह एक तरह से धार्मिक शिक्षा है, साथ ही यह स्वयं में भी एक शिक्षा का ही रूप है। फिर शांति शिक्षा के 4 भेद बताए गए। तो इसमें पहला भेद था कि युद्ध निवारक शिक्षा थी ये एक शांति शिक्षा मुक्त थी और शांति शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया थी। शांति शिक्षा एक तरह से जीवन शैली भी थी लोगों की। तो ये 4 भेद थे शांति शिक्षा के बारे में। फिर शांति शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए गए जिनको डॉक्टर पी.वी. नायर ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि छात्रों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर करना, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का आदर करना, इसके योग्य बनाना चाहिए। फिर छात्रों के उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज के लिए उन्हें रुचि विकसित करनी चाहिए। छात्रों को सह अस्तित्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए। तो ये जो है डॉक्टर पी.वी. नायर ने शांति शिक्षा के कुछ 3 उद्देश्य बताए थे। अब शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था ये जानेंगे। तो प्रोफेसर के.एम. साइमन ने शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया है, जिसमें इन्होंने प्राथमिक स्तर पर बताया है कि जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियाँ, कविताएं तथा नाटक को इंक्लूड किया जाना चाहिए और विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों तथा संस्कृतियों की से संबंधित कहानियों को समावेशित किया जाना चाहिए। और जूनियर स्तर पर इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अब्राहम लिंकन और कार्ल मार्क्स तथा नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध की जीवनियाँ पढ़ानी चाहिए तथा शांति स्थापना के लिए उनके जो कार्य हैं उससे छात्रों को अवगत कराना चाहिए। और ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम, बौद्ध धर्म आदि के विश्व शांति की स्थापना में भूमिका को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तथा हाई स्कूल स्तर के लिए इन्होंने बताया
कि शांति की अवधारणा से अवगत कराना चाहिए बच्चों को, शांति की आवश्यकता तथा उसके महत्व से अवगत कराना चाहिए। परिवार, समाज, विश्व में शांति कायम करने के साधन बताने चाहिए बच्चों को, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, स्काउट तथा गाइड आंदोलन और राष्ट्रीय संधियां विश्व शांति में विभिन्न दर्शनों की भूमिका, तो इन सारे टॉपिक को भी बच्चों को अवगत कराने चाहिए तथा युद्ध, हिंसा के कारण और उनके परिणामों की समालोचना भी बतानी चाहिए बच्चों को। अब देखेंगे कि शांति शिक्षा प्रदान करने के कौन कौन से साधन होते हैं। तो इसके लिए विभिन्न विचारकों तथा शिक्षाविदों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें उन्होंने शांति शिक्षा को विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं प्रतिपादित किया है। उनका कहना था कि शांति शिक्षा को एक अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का ऐसे ढंग से पुनर्गठन किया कि विश्व शांति विद्यालय में पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा कार्यानुभवों में एक अभिन्न अंग बन गई। तो इन्होंने ऐसे विचारकों तथा शिक्षाविदों ने बताया कि इनका विश्व शांति को या शांति शिक्षा को ऐसे इंक्लूड करना चाहिए पाठ्यक्रम में या सहगामी क्रियाओं में कि वो एक अभिन्न अंग के रूप में आए, ना कि एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में। इनके माध्यम से छात्र स्वयं को विश्व का एक अभिन्न अंग मान सकते हैं तथा पाठ्यक्रम में निहित शांति विषयों का अध्ययन कर सकते हैं और औपचारिक ढंग से तथा इसके अतिरिक्त छात्रों को विश्व शांति, विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना का विकास होगा उनमें, तथा जन संचार के साधनों को वो जान पाएंगे। तो इस तरह से शांति शिक्षा को एक अभिन्न अंग बनाया गया पाठ्यक्रम में तथा जन साधारण को शांति संदेश देने के लिए नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाता था। तो शांति शिक्षा का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।